जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्ट पोल्यूशन के फिजिक्स में से 21वां अध्याय ब्रह्मांड के संबंध में। 21वां अध्याय है। अगर हम बात करें ब्रह्मांड की तो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ही ब्रह्मांड कहते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कोस्मोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन होगा। फिर भी बड़े परिमाण की संख्या के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। खगोल वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनी यानी 10⁻11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब यानी 10⁻11 तारे हैं दोस्तों। और इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10⁻11 गुना 10⁻11 यानी 10⁻22 कोटि की होगी। अब जो दोस्तों जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तो ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोलीय वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार के सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, उस पर आधारित। अवरक्त विस्थापन की हम बात करें दोस्तों, अवरक्त विस्थापन की, तो यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलते हैं तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत दोस्तों, यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगी और यह जो है आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के ही आधार पर दोस्तों 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, इसमें कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की और अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्ण क्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने परीक्षणों के क्रम में वे निम्नलिखित दो निष्कर्ष पर पहुंचे। कौन? तो एडविन हब्बल की हम बात करते, इन्होंने जो निष्कर्ष दिया दोस्तों, वह सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहा कि सभी मंदाकिनी यानी जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा नियम इन्होंने दिया कि कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों मंदाकिनी के वेग u तथा दूरी d समानुपाती होता है, अर्थात u समानुपाती d यानी u बराबर क्या होगा? hd। इस सूत्र को हब्बल का सूत्र भी कहते हैं, यानी u बराबर hd जो है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? हब्बल का सूत्र भी कहते हैं। h क्या है? तो h एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे हब्बल नियतांक कहते हैं। यह हब्बल पैरामीटर भी कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक किलोमीटर सेकेंड इनवर्स बटे MPC तथा इसका मान 67 km S इनवर्स बटे MPC होता है।
MPC मतलब दोस्तों मेगा पार्सेक हो जाएगा। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय के व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों समय के व्युत्क्रम क्या होता है? तो हब्बल पैरामीटर का मात्रक होता है। अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाए तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 गुना 10⁻9 वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 गुना 10⁻9 वर्ष से 19 गुना 10⁻9 वर्ष के बीच होती है। हब्बल ने मंदाकिनियों के प्रतिसरण के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अब है दोस्तों मंदाकिनी, अगर हम बात करें मंदाकिनी की यानी गैलेक्सी की, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी की हम बात करें तो मंदाकिनी अरबों तारों की एक विशाल निकाय। मंदाकिनी दोस्तों क्या है? तो अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं और इसके लिए चारों मौलिक बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। दोस्तों मंदाकिनी में लगभग 100 अरब, ब्रह्मांड में हम अगर बात करें तो दोस्तों ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां यानी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में औसत 100 अरब तारे यानी 10⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22। तो ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी है? तो 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% जो है गैस या धूल से बना होता है। मंदाकिनी की विशालता के कारण ही इसे दोस्तों प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहते हैं। तो मंदाकिनी के विशालता के कारण से क्या कहते हैं? प्रायद्वीप ब्रह्मांड। अब है दोस्तों मंदाकिनी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। तो मंदाकिनियों को प्रायः उनके प्राकृतिक आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। एक है सर्पिल यानी कि स्पाइरल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय और तीसरा अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकार वाली है। दोस्तों हमारी मंदाकिनी दूध मेखला यानी मिल्की वे या आकाश गंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी जो कि सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियां दूसरे मंदाकिनियों से प्रायः काफी बड़ी होती है। अब है दोस्तों दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे या आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य और इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है दोस्तों और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन यानी 25 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं। दोस्तों तो जो कि अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रीय केंद्र पर काफी मोटी होती है तो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता को दर्शाता है।
हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10⁻⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इसी चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है दोस्तों। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है, यानी यदि आकाश क्या हो स्वच्छ है, तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद चौड़ी और देखिए हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह दोस्तों प्रतीत होती है और यही आकाशगंगा कहलाती है। अब है तारामंडल। अगर हम बात करें तारामंडल की, तो तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को ही तारामंडल कहते हैं दोस्तों। तो तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है और हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनके विशिष्ट नाम दिए। तारों की किसी ऐसे समूह को ही क्या तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामांकन उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि, मृग मृग सिग्नस और हाइड्रा आदि। आकाश में दोस्तों 89 तारामंडल यानी कि 89 कुल तारामंडल है आकाश में, और इनमें से सबसे बड़ा जो तारामंडल सेंटारस है। तो दोस्तों आकाश में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? तो सेंटारस है। क्या है? सेंटारस, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे। बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं दोस्तों, जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं और उत्तरी गोलार्ध में बृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। अब दोस्तों मृग, अगर हम बात करें मृग की, तो तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। तारामंडल को कौन सी ऋतु में देखा जा सकता है दोस्तों? शीत ऋतु में। मृग सर्वाधिक भव्य मंडलों में से क्या है? एक है। तो मृग क्या है? तो सर्वाधिक भव्य तारामंडल में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं मृग में, जिसमें से एक किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जिसके दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। अब है दोस्तों तारे। अगर हम बात करें तारे की यानी स्टार्स की, तो यह ऐसे खगोलीय पिंड है। तारे क्या है? तारे दोस्तों ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो तारे की हम बात करें दोस्तों, ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी क्या है? एक तारा। तो सूर्य क्या है? एक तारा। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 78% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियोन है तथा दोस्तों 0.5% लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षण जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तारे दोस्तों 3 रंग के होते हैं। तो तारे जो है कुल कितने रंग के होते हैं? तो 3 रंग के होते हैं तारे, लाल, सफेद और फिर नीला।
तारे का रंग पृष्ठीय ताप द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों। तो तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह जो है पृष्ठीय ताप द्वारा निर्धारित होता है तारे का रंग। तारे जिनका पृष्ठीय ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद रंग के होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च हो वह नीले रंग का। तो दोस्तों अत्यधिक उच्च अगर पृष्ठीय ताप होगा तो वह नीले रंग का होगा, उच्च पृष्ठीय ताप होगा तो वह सफेद रंग का हो जाएगा। और जिस तारे का रंग अपेक्षाकृत निम्न होगा, नहीं उसका पृष्ठीय ताप निम्न होगा, वह क्या होगा? लाल रंग का होगा। तो ये था तारे के रंग के बारे में। अब है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमा सेंटोरी का, तो यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। एल्फा सेंटोरी पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि में आकाश में पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों सभी जो तारे हैं रात्रि में आकाश में किधर से? तो पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। तो पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। तारे विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे जो है पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में दोस्तों तारों का आभासी गति पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव तारा उत्तर ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है। तो दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्रुव तारा की हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है ध्रुव तारा। समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है ध्रुव तारा, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की दूरी यानी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का क्या है? एक सदस्य। अब है दोस्तों तारे का जन्म। अगर हम बात करें तारों के जन्म और उसके विकास के संबंध में, तो दोस्तों तारे के निर्माण का कच्चा माल की हम बात करें तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस। तो दोस्तों तारे के निर्माण का कच्चा माल क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। अब है दोस्तों आदि तारा का निर्माण। अगर हम बात करें आदि तारा का निर्माण, तो तारे का जो जीवन चक्र है आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अत्यंत घने बादल के रूप में धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ऊट ऊट बादल कहते हैं। तो इन बादलों को क्या कहते हैं? ऊट बादल कहा जाता है। इन बादलों का ताप -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है, तो तब यह स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। और दोस्तों यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब दोस्तों आदि तारा से तारे का निर्माण। और हम बात करें आदि तारा, तो अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है, जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादलों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी जल्दी परस्पर टकराते हैं दोस्तों। और हाइड्रोजन परमाणु के ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिक बढ़ा देता है। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10 पावर 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर
हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती है दोस्तों। और ना इस प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन, कितना, तो 4 हाइड्रोजन, 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयन होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, अगर हम बात करें दोस्तों तारे के जीवन का अंतिम चरण की, तो अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल दानव प्रावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद उसके भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला स्थिति की हम बात करें दोस्तों, तो पहला स्थिति, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित ब्रह्मांड आवरण को खो देते हैं और उसका क्रोड जो है सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। दूसरी स्थितियां की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक हो, यानी कि यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के काफी अधिक होता है तो उससे बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा अथवा कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल बन जाता है दोस्तों। अब है दोस्तों रक्त दानव प्रावस्था। अगर हम बात करें रक्त दानव प्रावस्था की, तो आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। तो दोस्तों आरंभ में तारों में मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे का क्राउड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में दोस्तों परिवर्तित हो जाएगी तो क्राउड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रिया के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है दोस्तों, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण उसके क्राउड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्राउड सिकुड़ता है। जब बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है यह रक्त दानव तारा कहलाता है, क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है दोस्तों। अतः हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य के प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा यह अंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी को भी निकल जाएगा दोस्तों। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, क्योंकि इस अवस्था में यह निरंतर अस्थायी रहता है। कुछ पॉइंट में दिया हुआ है दोस्तों, घेरा में इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जिसे श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे
अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं दोस्तों। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा यानी तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं यानी उस नाम से जाना जाता है। अर्थात एम स्टार लेस देन इक्वल टू 1.55 एम सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं दोस्तों। और इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। अब है दोस्तों श्वेत वामन तारे का निर्माण। अगर हम बात करें श्वेत वामन तारे के निर्माण का, तो जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा हुआ रहेगा। यह हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड के ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा। वह नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों, और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है दोस्तों। श्वेत वामन तारा की हम बात करें तो यह कैसा तारा है? तो श्वेत वामन एक मृत तारा, क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है दोस्तों। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वह चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारों का घनत्व लगभग 10,000 केजी पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है दोस्तों। अब है दोस्तों अभिनव तारे एवं तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण। अगर हम बात करें अभिनव तारे या न्यूट्रॉन तारे के निर्माण की, तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्राउड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। यह विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है दोस्तों। ऐसे विस्फोटक तारा अभिनव तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दूध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10⁸ लगाया गया, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना, त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है दोस्तों और सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। अब है दोस्तों कृष्ण छिद्र। अगर हम ब्लैक होल कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल, अगर हम ब्लैक होल की बात करें दोस्तों, तो न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है दोस्तों। तो न्यूट्रॉन तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों को संकुचित अनिश्चित काल तक
हो सकता है दोस्तों। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2gm बटे सी स्क्वायर, जहाँ c प्रकाश की चाल और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले, तब वह कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल बन जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी दोस्तों। तो सबसे पहले कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो मिचेल के द्वारा किया गया था दोस्तों। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते। कारण यह है कि कृष्ण छिद्र में अत्यधिक आकर्षण बल होता है दोस्तों। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वे देखे भी नहीं जा सकते। और इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 21वां जो अध्याय है ब्रह्मांड से संबंधित यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक यू।